हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किस चीज़ में बात करता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब कि कितना, अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कितना उसका रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज हुआ, उसी में डील करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हम इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे कि किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता है, कौन सा एक्टिविटी आएगा, कौन सा एक्टिविटी नहीं आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्कोप में पहले किस पे अप्लाई होता है, तो अप्लाइज टू सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, इस सब के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अभी बस ओवरव्यू के लिए है। और आउट ऑफ स्कोप कौन कौन सा है, तो आउट ऑफ स्कोप में हो गया हायर परचेजेज, लीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट ग्रांट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब आउट ऑफ स्कोप में हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन के। ठीक है, अब इधर देखिए कि एक्टिविटी, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसको रेवेन्यू AS9 कवर नहीं करता है। ठीक है, तो उसमें पहला हो गया नॉन करेंट एसेट, मतलब कि इसमें लगभग बैलेंस शीट का ही, कंपनी के अकाउंट का बैलेंस शीट का जो होता है ना, पार्टिकुलर कंपनी अकाउंट में, तो बैलेंस शीट में जो चीज़ होता है उसमें से ही मेन चीज़ रहेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि नॉन करंट एसेट हो गया। नॉन करंट एसेट का कौन कौन सा सबसेट होता है? पीपी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, रियलाइज गेन। इस सब का रियलाइज गेन या अनरियलाइज गेन जो भी हो वो सब नहीं रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद लाइबिलिटी वे ऑफ, अगर कोई कंपनी, मतलब कि कोई किसी से हम लाइबिलिटी लिए, मतलब कि किसी से हम लोन लिए हुए हैं, तो एक तरह से मेरा लाइबिलिटी हुआ, लेकिन वो उस लोन को जिससे लिए हुए हैं बैंक से या किसी चीज़ से, तो उसने मेरा लोन को वेव ऑफ कर दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि मेरे मेरे अकाउंट्स में वो लोन जो पहले लाइबिलिटी के रूप में दिखता था, अब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके कारण मेरा जो बैलेंस शीट बोले या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले इंटरेस्ट का भी कुछ मतलब कि दिखता होगा एक्सपेंस में, लेकिन अब वो एक्सपेंस भी नहीं दिखेगा, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। और बैलेंस शीट में जो लोन दिखता था, अब लोन भी नहीं दिखेगा। तो एक तरह से कंपनी पे डेट भी कम हो गया और वेव अप भी हो गया। तो मतलब कि कंपनी का एक तरह से माना जाए तो कंपनी अच्छा हेल्दी हो गया। तो वो जो लाइबिलिटी वेव अप हुआ है ना, उसको एक तरह से रेवेन्यू मानेंगे। तो उस रेवेन्यू को भी नहीं रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। और कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि जैसे कि आपको होता है ना कि हम आज डॉलर ख़रीद लिए और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर डॉलर को बेच रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि ये हमारा रुपये तो डिप्रिशिएट करता है डे बाई डे। तो उसके कारण क्या होता है कि भले आज, मतलब कि हम आज कुछ खरीदते हैं, ₹1 इक्वल टू $80 है, लेकिन उसी को 1 साल के बाद बेच रहे हैं, तो मतलब $1 को 1 साल के बाद फिर डॉलर से हम रुपये खरीद रहे हैं, तो हमको $1 के बदले ₹83 मिलेगा, मतलब कि ₹3 का हमको प्रॉफिट हो गया। तो उसको भी नहीं रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में। ठीक है, उसका लॉस हुआ, हाँ, इवन अगर बेच रहे हैं, हमको लॉस भी हो गया, मतलब कि 80 में खरीदे थे, 78 में ही बेचना पड़ा, तो भी उसको भी नहीं करेंगे। अनरियलाइज या रियलाइज गेन उसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, रिलायंस का स्टॉक खरीद लिए, अभी 3000 चल रहा है, 3000 में खरीदे, और वो मतलब कि अनरियलाइज गेन हो गया कि मतलब कि स्टॉक का प्रॉफिट जब तक बुक नहीं किया, और रियलाइज गेन हो गया जब हम प्रॉफिट बुक किया, मतलब कि 3000 रुपये खरीद के 3100 रुपये बेच दिए, तो ₹100 मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। मानो 3000 रुपये खरीद 3500 हो गया, लेकिन हम बुक नहीं किए, फिर से वो नीचे आ गया, अब 3100 पे बुक कर रहे, तो मेरा 100 हो गया कि मेरा रियलाइज गेन। और जो 500 रुपया, मतलब 3000 से 35 हो गया था, तो 500 रुपया भी मेरा हो गया अनरियलाइज गेन। ठीक है, उसके बाद डिफिनीशन ऑफ रेवेन्यू देखेंगे। डिफिनीशन ऑफ रेवेन्यू में क्या क्या आता है, तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिसीवेबल। कैश एंड रिसीवेबल मतलब कि कभी भी हम बिजनेस करेंगे तो या तो कैश में करेंगे, कैश में नहीं कर रहे तो क्रेडिट में करेंगे, तो क्रेडिट में करेंगे तो उसके लिए रिसीवेबल चाहिए, और कैश में कर रहे हैं तो कैश चाहिए। ठीक है, उसके बाद अदर कंसिडरेशन फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का रेवेन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई साइड बिजनेस हो जाएगी, उस सब का नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। कैश फ्लो बनाते हैं ना, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसी का बस रहना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम कोई
मेरे मतलब कि किसी को लोन दिए हैं हम, तो उससे इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको भी लेंगे। डिविडेंड कहीं हम इन्वेस्टमेंट किए, उस डिविडेंड हमको मिल रहा है तो उसको भी लेंगे। अब कोई ऐसा काम करता है जिसका हमको रॉयल्टी मिलता है, तो उसको भी लेना है रेवेन्यू रिकग्निशन में, ठीक है। उसके बाद जीएसटी को रेवेन्यू रिकग्निशन में लेंगे, क्या है कि जीएसटी भले हम कस्टमर से चार्ज कर लेता है, बिजनेस करते हैं तो कंपनी कस्टमर से चार्ज कर लेता है, लेकिन उसको लेना नहीं, क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे हमको उसको गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फॉर एजेंट रेवेन्यू कमीशन, एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक क्या एजेंट के लिए क्या है ना कि रेवेन्यू कमीशन है, उसका कमीशन है, उसके लिए उसका एजेंट को ऐसा नहीं होगा कि उसका जो रेवेन्यू है, मतलब कि कमीशन जो मिल रहा है उसको हम रेवेन्यू नहीं कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पेज में चलते हैं। अब देखते हैं कि इसेंशियल कंडीशन रेवेन्यू रिकॉग्निशन होने के लिए उसका क्या क्या इसेंशियल कंडीशन है उसको देखते हैं। दो इसेंशियल कंडीशन होता है मस्ट भी, ज़्यादातर दो ही, मतलब दो ही इसेंशियल। देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स अल्टीमेट कलेक्शन। कोई अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए उसके कंसिडरेशन, मतलब कि हम सेल कर रहे हैं ना, तो उसके कंसिडरेशन के रिगार्डिंग कोई अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए, और उसके मतलब कि उसके कंसिडरेशन के कलेक्शन के रिगार्डिंग कोई अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं केस देखते हैं कि क्या क्या केस हो सकता है। क्या है, डाउट इन कंसिडरेशन और कलेक्शन। डाउट है, नो रेवेन्यू रिकग्निशन। सर्टेनिटी ऑन कंसिडरेशन एंड कलेक्शन, सर्टेनिटी है, रेवेन्यू रिकग्निशन। बस डाउट नहीं होना चाहिए, ना डाउट है, रेवेन्यू रिकग्निशन हो जाएगा। लेटर ऑन क्या है कि अनसर्टेनिटी आ जाए, लेटर ऑन अनसर्टेनिटी आ जाए तो उसको बाद में फिर उसको प्रोविज़न बना देंगे बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स का, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स कब कंसीडर करेंगे? इसेंशियल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, एंड इसेंशियल कंडीशन में ए कंडीशन हो गया, इसेंशियल कंडीशन में ए वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद हो गया कि प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर जनरली बाई, प्रॉपर्टी सेलर से बायर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। कभी कभी होता है कि डिलीवर हो गया लेकिन उसका रिस्क रिवार्ड नहीं मेंटेन हुआ, मतलब रिस्क नहीं गया बायर के पास, तो उस टाइम पे नहीं रेवेन्यू रिकग्निशन होगा। प्रॉपर्टी के साथ साथ रिस्क रिवार्ड भी ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, ठीक है। सेल ऑफ फ्री होम डिलीवरी, मतलब कि जब घर पे पहुंचेगा तब होगा। इसका कंडीशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक फैक्ट्री से बाहर निकल गया, गुड्स आर आउट ऑफ फैक्ट्री। एक शोरूम आउट ऑफ शोरूम। सेल ऑफ फ्री ऑन बोर्ड, तो व्हेन गुड्स आर गिवन फॉर बोर्डिंग, तो हो जाएगा रेवेन्यू रिकग्निशन। आगे देखते हैं, ठीक है। स्पेशल कंडीशन देखते हैं, स्पेशल कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। प्रिंसिपल सेल का साइनर, व्हेन गुड्स, जब गुड्स एजेंट के द्वारा सेल किया गया हो, रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट का हो, तो गुड्स सप्लाई किया गया हो प्रिंसिपल के द्वारा, अब प्राइस इज फिक्स बाय प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब कि गुड्स जो सेल हो रहा है वो एजेंट कर रहा है, लेकिन उसका जो सब कुछ प्राइस फिक्स हो गया, प्राइस फिक्स या गुड्स सप्लाई जो सब कुछ हो रहा है एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे, तो उसको सेल ऑफ गुड्स प्रिंसिपल के नाम पे, स्पेशल कंडीशन में तो यहाँ पे प्रिंसिपल के नाम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होलसेलर, सेल वेयर टू कंडीशन, वो सेटिस्फाई हुआ ही, वो जो टू कंडीशन पड़ रहे थे, अनसर्टिनिटी नहीं रहना चाहिए कंसिडरेशन को लेकर के, यही सब यही। सर्विसेज का देखते हैं क्या क्या है। सर्विसेज, नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड अल्टीमेट कलेक्शन, पहला हो गया। वेयर सर्विसेज आर रेंडर्स, ठीक है। सब्सटेंशियल पीरियड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस, मतलब कि अगर कोई ऐसा है जो मतलब फाइनेंशियल ईयर से पहले मेरा नहीं ख़त्म हुआ है, मतलब 31 मार्च से पहले मेरा कोई ऐसा सर्विस है जो ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, कितना परसेंट ख़त्म हो गया, उसी हिसाब से उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। अदर केसेस कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस बेसिस, वही सर्विस बेसिस पे करेंगे, सेम बात है।
उसके बाद ICI क्या बोलता है कि इंस्टॉलेशन सर्विस क्वेश्चन पूछता है, एडवांस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन, इस सब से रिलेटेड ICI क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चौथा नंबर में देखते हैं क्या क्या है। इंटरेस्ट पढ़े थे डिफिनेशन में, नो अनसर्टेनिटी सेम है टाइम बेसिस, खत्म डिविडेंड। नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग, ठीक है। व्हेन राइट टू रिसीव, हाँ डिक्लियर हो जाएगा ना, तभी रेवेन्यू रिकग्निशन करना है डिविडेंड का। रॉयल्टी नो अनसर्टेनिटी, एक्रूवल बेसिस होगा, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं स्पेशल केस, इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट, डिलेड पेमेंट, उसके बाद क्या है प्राइस इंक्रीज, रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, ये सब स्पेशल केस हो गया, इस सब को भी रेवेन्यू रिकग्निशन करेंगे, ठीक है। अब 5वां पेज नंबर में क्या है, हाँ अब क्वेश्चन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये, ठीक है, कि जोमेटो रन्स फूड डिलीवरी बिजनेस एज पर एग्रीमेंट, जोमेटो अलाउज कस्टमर टू ऑर्डर फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट, ठीक है। जोमेटो एक तरह जोमेटो ही मानिए, जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस रन कर रहा है, कस्टमर को बोल रहा है कि आप कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट से अपना मंगा सकते हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट एंड रिसीवेबल एंड रिस्पॉन्सिबल द डिलीवर ऑफ फूड विद इन द एक लिमिट में डिलीवर करना है, डिविंग इन पर्टिकुलर कोलेक्ट्स मनी एंड ऑर्डर मेड ऑनलाइन एज अंडर, इतना का सेल हुआ है, डिलीवरी चार्जेज इतना है, जीएसटी नहीं आएगा, सबसे पहला बात जीएसटी नहीं आएगा, क्या है कि जीएसटी एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है। तो 300 का टोटल सेल हुआ, ठीक है, 300, ठीक है। एवं ऑर्डर पर चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, एंड द ऑर्डर वाज डिलीवर कस्टमर इन स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि सब कुछ ठीक हुआ है, ठीक है। हाउ शुड कितना हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक, इसका मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। द रिस्क एंड रिवार्ड एसोसिएट विद द फूड आइटम्स आर नॉट विथ, जोमेटो के साथ नहीं है, वो किसके साथ है, रेस्टोरेंट वाले के साथ है, जोमेटो के साथ नहीं है। व्हेन कस्टमर हैज ऑर्डर ए फूड आइटम, वेदर द विल बी प्रिपेयर और नॉट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्टोरेंट नॉट जोमेटो, ठीक है, बताया ही आपको कि रेस्टोरेंट के साथ है, जोमेटो के साथ नहीं है, रेस्टोरेंट के साथ है, ठीक है। सिमिलरली द रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर द फूड आइटम इज विथ जोमेटो, हाँ फूड आइटम को डिलीवर करना जोमेटो के साथ है, ठीक है। एंड द रेस्टोरेंट डज नॉट अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम, रेस्टोरेंट का उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फूड आइटम का डिलीवर करने का, ठीक है। देयरफॉर द रेस्टोरेंट अंडरटेक द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है, रेस्टोरेंट ले रहा है, एंड टू प्रिपेयर एंड इंश्योर द क्वालिटी के लिए रेस्टोरेंट हो गया, जोमेटो किस चीज़ के लिए है, डिलीवर करने के लिए, इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवर द फूड। 10 जोमेटो इज एक्टिंग एज ए एजेंट, जोमेटो इज एक्टिंग एज ए एजेंट, तो एजेंट का क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल और एजेंट का हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का रेस्टोरेंट ही सप्लाई कर रहा है और प्राइस भी फिक्स रेस्टोरेंट ही कर रहा है, जोमेटो तो बस डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकग्निशन हो जाएगा रेस्टोरेंट का, ठीक है। इट डज, सॉरी एक मिनट, नहीं करता लगता है, इट इज़ डन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेटिंग टू द एक्टिविटी, तो हो जाएगा रेवेन्यू रिकग्निशन फॉर ई रेस्टोरेंट के लिए हो जाएगा रेवेन्यू रिकग्निशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन में भी शायद आई थिंक यही पूछा था, हाउ मच शुड यू रिकग्नाइज, अच्छा कितना होगा, तो 200 प्लस 60, 260, वो लेकिन यहाँ पे एक कट गया है, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था लेकिन एक थोड़ा कट गया है थोड़ा, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 2019 में, ठीक है। क्या इंडिकेट इन ईच केस वेदर रेवेन्यू रिकग्निशन इट विल बी AS9, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में और वॉल्यूम एंड रिबेट रिसिप्ट, ठीक है। इसका देखते हैं, पूरा देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते उसके बाद आंसर भी देख लेंगे। वेयर गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर फॉर रीसेल,
where seller concurrently agree to repurchase the same at a later date, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस का तो नहीं आता है, लेकिन हाँ इंश्योरेंस वाला नहीं आता है, देखते हैं क्या होता है। ऑन 11/3/2019 क्लोज और इतना, ठीक है। सोल्ड एक्समार्ट बट शोरूम नरवे डिलीवर ऑन इतना, ठीक है। क्या क्या है इसका आंसर देखते हैं। बाला का ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम रिवेट्स रिसीव्ड नॉट इनकम्प्रेसिव विद द डिफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। हाँ ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं आता है ना, हम लोग कहीं पढ़े भी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट आता है रेवेन्यू डिफिनेशन में, ठीक है। सिंस दे रिप्रेजेंट द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिवेट्स गिवन शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू, ठीक है। व्हेन गुड्स आर, ये किसका पर है, बी नंबर किसका है, बी नंबर है डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर रीसेलर, ठीक है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर और अदर्स, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल्स कैन जनरली बी रिकॉग्नाइज इफ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड ओनरशिप हैव पास्ट। हाउएवर in some situation the buyer may in substance but an agent, and in such case the sale should be treated as consignment sale। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर में तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटर तो प्रिंसिपल ही होता है, तो यहाँ पे तो कंसाइनमेंट सेल माना जाएगा, ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट सेल। रिस्क एंड रिवार्ड पास्ट, ठीक है। For transaction where seller concurrently agree to repurchase the some goods and later that are substantiating agreement, the resulting cash inflow is not revenue or defined as this revenue। एक मिनट क्वेश्चन देखते क्या था, क्या where seller can agree to repurchase the same, अच्छा ठीक है, सेलर रिपरचेज कर रहा है। where transaction where seller concurrently agree to repurchase the same goods later date that are sometimes facing agreement, the resulting cash inflow into revenue defined as should be not। अब देखिए पहले सेल कर दिया फिर उसी को परचेज कर रहा है, तो उसको रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो कॉमन सेंस वाला बात है, उसको शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू, ठीक है। इंश्योरेंस एजेंसी शुड effective commencement of the new election should be recognized, ठीक है। X marked a title to accept billing for the goods, then it is implied that the sale complete and all risk and reward ownership has been transferred to the buyer, तो इसको मान लिया जाएगा कि ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, ठीक है। An infrastructure company had constructed a mall, entered into an agreement with tenant toward lease, monthly rental, and variable lease fee, ठीक है, percentage on the turnover of the tenant on annual basis। Financial officer of the company wants to account and recognize lease fee as income for the 12 month during current and variable license fee income next year, since invoice is in subsequent year company whether the treatment desired by CFO is correct or not। सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन है, अभी किए थे डिस्कशन। Shipra Limited has successfully developed past 100 years sales again the cash only returns and negotiable। The company also diversified into apparels। A young senior, सुन को लगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A young senior executive was put in the change of apparel business, ठीक है, मतलब कि उसी से रिलेटेड काम करता है, कपड़ा वपड़ा से। सेलिंग 5 times, 1 the condition sales dealer can return unsold stock within 1 month।
ठीक है, सेल्स और रिटर्न 25% व्हेन एग्जामिनेशन पॉलिसी, इसका क्या है देखते हैं क्या है।